अश्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, जिसमें हमने कल प्रश्लिष्ट योगात्मक के पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम अश्लिष्ट योगात्मक भाषा को 5 उपशाखाओं में बांटा गया। पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक, अन्य योगात्मक, आंशिक योगात्मक। अब हमें ये जानना है कि अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं कैसी होती हैं, उनका संरचना कैसा होता है। तो इस वर्ग की भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय अर्थात अर्थ तत्व और संबंध तत्व दोनों मिले हुए रहते हैं, लेकिन तिल तंडुल न्याय के समान वो स्पष्ट रूप से दिखते भी हैं। जैसे अगर चावल में तिल मिला दिया जाए तो चावल श्वेत रंग का होता है और तिल काला होता है और दोनों स्पष्ट दिखता है। मिले हुए तो रहते हैं दोनों, लेकिन वो दोनों दिखते हैं। उसी प्रकार से यह अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं भी हैं, जिसमें कि दोनों ही दिखते हैं, मिले रहते हैं, योग हुआ रहता है, लेकिन हम उन्हें पहचान सकते हैं कि ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, अर्थात यह अर्थ तत्व है और संबंध तत्व। तो उसके लिए एक उदाहरण हिंदी भाषा का लिया गया है। हिंदी भाषा यद्यपि योगात्मक भाषा है, लेकिन अश्लिष्ट योगात्मक नहीं है। फिर भी समझने की दृष्टि से इसका एक शब्द लिया गया है, सुंदरता। इसमें सुंदर देखिए एक शब्द है, इसमें प्रत्यय ता लगाया गया है और दोनों को मिला करके सुंदरता शब्द बना है। जब हम सुंदरता शब्द देखते हैं तो इसमें स्पष्ट दोनों दिखता है कि ये अर्थ तत्व और ये संबंध तत्व है। ऐसा नहीं है जैसे हमने पूर्व में अध्ययन किया था प्रश्लिष्ट, जिसमें कि जो प्रत्यय होता था वो अपने प्रकृति में मिल जाता था, अपने उसका अस्तित्व ही नहीं पता चलता था। लेकिन यहाँ पर अश्लिष्ट योगात्मक में जैसे बताया कि तिल तंडुल न्याय के समान दोनों स्पष्ट रूप से दिखते हैं। तो यह एक उदाहरण हुआ इसको समझने के लिए। आगे देखते हैं, इसमें जो इसका पहला भाग किया गया अश्लिष्ट योगात्मक का, उसका नाम है पूर्व योगात्मक। अर्थात यहाँ पर प्रत्यय के स्थान पर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। पूर्व योगात्मक की भाषाओं में प्रत्यय और उपसर्ग आप सभी जानते हैं। प्रत्यय जो शब्द के बाद में लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, और उपसर्ग जो शब्द के पूर्व में लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि इस भाषा में प्रत्यय के स्थान पर उपसर्ग लगता है, और उससे जो है, इसीलिए इस भाषा को क्या कहा गया है, पूर्व योगात्मक कहा गया है, क्योंकि पूर्व में लगता है यह। तो इसके लिए उदाहरण दिया गया, इसकी जो प्रतिनिधि भाषा है वह अफ्रीका की बांटू भाषा है, और जो उदाहरण हम देखेंगे वो है जुलू भाषा, जो अफ्रीका के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। उसका उदाहरण देखेंगे कि किस तरह से पूर्व में लग करके उपसर्ग और अर्थ को परिवर्तित करता है, और ये भी देखेंगे कि मिलने के बाद भी वह स्पष्ट रूप से दिखता है तिल तंडुल न्याय की तरह, अर्थात अर्थ तत्व और संबंध तत्व दोनों स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देंगे। तो देखिए, जुलू भाषा में उमू शब्द है। उमू का अर्थ है एक वचन, मतलब कोई वस्तु एक है तो उसके संख्या को बताने के लिए, एक संख्या को बताने के लिए उमू शब्द का प्रयोग करते हैं। अब है बहुवचन, तू शब्द है, इसका अर्थ है कोई आदमी, और ग से। अब इनको मिला करके जब एक शब्द बनाया गया तो उमुंतु, अर्थात एक आदमी। यहाँ आप देखिए, एक आदमी ये शब्द बनाया गया, तो यहाँ जो उपसर्ग लगा है वह इसके पूर्व में लगा है, पूर्व में जुड़ करके ये योगात्मक भाषा हुई, और चूंकि पूर्व में जुड़ा हुआ है इसलिए इसे पूर्व योगात्मक कहा जा रहा है। और अश्लिष्ट योगात्मक इसलिए है क्योंकि ये दोनों दिख रहे हैं कि कौन सा इसमें प्रकृति है और क्या प्रत्यय या यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, अब बहुवचन के लिए प्रयोग है, तो तू का अर्थ है आदमी, और इसके पहले अब लग गया तो अबंतु मतलब कई आदमी बहुवचन में। ऐसे ग से तो ये पहले लगेगा, ग मतलब से, उमु एक वचन को बता रहा है, अंतु मतलब आदमी से, एक आदमी से। अब अगर बहुवचन बहुत से आदमियों को करना है तो फिर इसको पूर्व में लगाते जाएंगे, ग अब अंतु, अर्थात बहुत से आदमियों से बहुवचन का प्रयोग हो गया।
इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ जो भी लग रहा है वो उपसर्ग के रूप में लग रहा है और वह उसके अर्थ को बदल रहा है, एक शब्द बना रहा है लेकिन पूर्व में लग करके, इसलिए यह भाषा पूर्व योगात्मक भाषा कही गई है। मतलब जब शब्दों की रचना होती है तो उसमें संबंध जो होता है, जो संबंध को बताता है, प्रत्यय जैसे प्रत्यय भी बताता है, तो यहाँ पर पूर्व में लगता है, उपसर्ग के रूप में लगता है। यह इस भाषा की विशेषता है। और दूसरी विशेषता ये कहेंगे, क्योंकि यह अश्लिष्ट योगात्मक है तो इसमें प्रकृति प्रत्यय दोनों दिखते हैं स्पष्ट रूप से, जहां पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। एक और उदाहरण है, काफिर भाषा है जो कि अरबी उधर बोला जाता है देशों में। इसमें देखिए कु संप्रदान है, संप्रदान कारक है, टी का अर्थ है हम। अब ये भी पहले ही लगेगा, कति मतलब हमको, संप्रदान कारक को बता रहा है। कनि, नी मतलब होता है उन लोगों को, तो कनि लगा दिया तो उनको हो गया। यहाँ पर भी जो जोड़ा गया है उपसर्ग वो पूर्व में जोड़ा गया है, इसलिए ये काफिर भाषा का उदाहरण भी पूर्व योगात्मक भाषा का उदाहरण है। अब अश्लिष्ट योगात्मक का दूसरा जो भाग है, दूसरी शाखा है, उसका नाम है मध्य योगात्मक। नाम से ये स्पष्ट है कि इसमें जो प्रत्यय इत्यादि जुड़ते हैं वो शब्दों के बीच में जुड़ करके उनकी रचना की जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, वैसे तो इस भाषा में बोली जाती है अफ्रीका के समीप मेडागास्कर एक द्वीप है, वहां पे बोली जाती है, और हिंद महासागर के आसपास भी बोली जाती है, लेकिन जो यहाँ पे उदाहरण दिखाया जा रहा है वो संथाली भाषा का दिखाया जा रहा है। संथाल एक जनजाति है जिसके जो झारखंड इत्यादि उधर पाया जाता है, उनके भाषा का एक उदाहरण यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यहाँ का ये भाषा भी मध्य योगात्मक भाषा में आती है। देखिए मझी एक शब्द है, इसका अर्थ है मुखिया, और प जो ये प्रत्यय है, संबंध तत्व है, ये बहुवचन को बताता है। ये जिसके साथ लगता है वो उसके बहुवचन को बताने लगता है। तो मझी है, अब इसके बीच में प लगा दिया, मपंजी बना दिया, इसका अर्थ है बहुत से मुखिया, मुखिया लोग। तो बहुवचन वाला जो प्रत्यय है वो मध्य में लगा है शब्द के, इसलिए यहाँ यह भाषा मध्य योगात्मक भाषा कही जाएगी, क्योंकि शब्द रचना जो हो रही है, रूप रचना जो हो रही है भाषा की, उसमें जो अर्थ तत्व है उसके मध्य में संबंध तत्व जुड़ रहा है। ऐसे ही देखिए दल, दल मतलब मारना, और इसके बीच में प लगा दिया, बहुवचन का प्रत्यय लगा दिया, इसका अर्थ हो गया परस्पर एक दूसरे को मारना, कई लोग एक दूसरे को मारते हैं, बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से यह मध्य योगात्मक भाषा हुई। अब आगे देखते हैं, इसकी तीसरी शाखा जो है वह पूर्वांत योगात्मक भाषा है। इसमें पूर्वांत मतलब पूर्व में भी और अंत में भी योग होगा, मतलब संबंध तत्व जो प्रत्यय इत्यादि हैं वह जब रचना होगी शब्दों की तो पूर्व में भी लगेंगे और अंत में भी लगेंगे अर्थ के। तो इसका उदाहरण है न्यू गिनी की मकोर भाषा। न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया की तरफ एक द्वीप है, वहां की मकोर भाषा है जो कि पूर्वांत योगात्मक भाषा का उदाहरण है। इसमें देखिए उदाहरण के लिए वहां का लिया गया है, ये शब्द है नफ्रम, इसका अर्थ है सुनना, ये एक क्रिया शब्द है। अब इसके देखिए दो तरफ लगाए गए हैं संबंध तत्व लगाया गया है, एक तरफ ज लगाया गया है और एक तरफ उ लगाया गया है, ये क्रिया है बीच में। अब इसका अर्थ क्या हो गया, जब ज और उ लगा दिया गया तो बन गया ज मफनफ उ। तो इससे क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया कि मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, बस ज और उ लगाने से जो शब्द बना उसका यह अर्थ हो गया कि मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। तो इस क्रिया के इधर और इधर दो तरफ जो है संबंध तत्व को जोड़ा गया और इससे जो है जो शब्द बना इसकी रूप रचना हुई, इसीलिए यह जो भाषा है वह पूर्वांत योगात्मक भाषा कही जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ जोड़े जा रहे हैं इसमें। अब आगे इसकी शाखा जो है अन्य योगात्मक, चौथी शाखा जो है वो अश्लिष्ट योगात्मक भाषा की अन्य योगात्मक है। इसमें क्या है, संबंध तत्व अंत में जोड़े जाते हैं, जिसे तुर्की भाषा का एक उदाहरण है
एव का अर्थ है घर, एव लेर मतलब देखिए लास्ट अंतिम में जोड़ा जा रहा है संबंध, मतलब कोई घर। और एव लेई रईम का अर्थ है मेरे घर। जो घर शब्द है वो हर जगह पूर्व में ही है और ये इसके बाद में जोड़ जोड़ करके संबंध तत्व नया नया शब्द बनाया जा रहा है। तो यह अन्य योगात्मक है क्योंकि यहाँ पे अंत में जोड़ा जा रहा है। और देखिए कन्नड़ भाषा का उदाहरण देखिए, सेवक शब्द है, सेवक में रू जोड़ देते हैं तो बन जाता है कर्ता कारक। सेवक में जब रू जोड़ेंगे मतलब वो सेवक रू जब शब्द बन जाएगा वो होगा कर्ता, करने वाला। सेवक रन्नू, इसमें रन्नू जोड़ देंगे तो यह कर्म कारक में प्रयोग होने लगेगा, अर्थात कर्म कर्ता सेवक हो जाएगा इसका अर्थ। सेवक रिंद, इसमें रिंद जोड़ देंगे तो यह कर्म कारक को बताने लगेगा, तो हो जाएगा सेवक के द्वारा। ऐसे ही सेवक रिगे, रिगे अगर जोड़ दिए तो संप्रदान कारक हो गया, अर्थात सेवक के लिए। तो जो भी संबंध बता रहा है ये सब संबंध तत्व वाले प्रत्यय हैं वो बाद में जुड़ रहे हैं। अर्थ तत्व जो सेवक है उसके बाद में सभी जुड़ रहे हैं, इसलिए ये अन्य योगात्मक भाषा है। अंतिम जो इस शाखा की भाषा है वह है आंशिक योगात्मक। इसका कोई उदाहरण तो नहीं मिल रहा है लेकिन भाषाएं इसकी बताई गई हैं कि बास्क, हौसा, जापानी, न्यूजीलैंड तथा हवाई द्वीप की भाषाएं इस शाखा में आती हैं। आंशिक योगात्मक का क्या अर्थ है कि आंशिक जैसा अर्थ से समझ में आ रहा है कि कुछ योगात्मक है कुछ नहीं है। यह भाषा योगात्मक भी है और अयोगात्मक भी है। इन भाषाओं में योगात्मक के भी चिन्ह मिलते हैं और अयोगात्मक भाषा की भी विशेषताएं मिलती हैं, लेकिन ये भाषा योगात्मक भाषा के अश्लिष्ट भाषा की शाखा से समानता रखती है, अतः इसको आंशिक प्रश्लिष्ट भाषा भी कहते हैं। तो मतलब ये निश्चित रूप से योगात्मक नहीं है, कहीं कहीं इसमें अयोगात्मक के भी मिलते हैं और कहीं कहीं योगात्मक के भी मिलते हैं। इसलिए लेकिन जब इसको देखते हैं जहां पर इसमें कहीं योग होता होगा तो यह आंशिक रूप से योगात्मक भी दिखती है। और इसमें बास्क, हौसा, जापानी, न्यूजीलैंड तथा हवाई द्वीप की भाषाएं आती हैं। तो इस तरह से आज हमने अध्ययन किया योगात्मक भाषा की दूसरी शाखा अश्लिष्ट योगात्मक का वर्गीकरण को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले अयोगात्मक भाषाओं के बारे में पढ़े कि कौन कौन सी भाषाएं अयोगात्मक की श्रेणी में आती हैं। उसके बाद आकृति मूलक का दूसरा शाखा है योगात्मक, जिसमें कि प्रश्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक और श्लिष्ट योगात्मक 3 शाखाएं की गई हैं। पिछली कक्षाओं में हमने प्रश्लिष्ट योगात्मक और अश्लिष्ट योगात्मक के विषय में पढ़ लिया है। आज की कक्षा में हम श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं कौन सी हैं और इन भाषाओं की क्या विशेषता है इसको पढ़ेंगे। श्लिष्ट अर्थात जुड़ा हुआ, योगात्मक मतलब जुड़ा हुआ भाषा, श्लिष्ट मतलब मिला हुआ उसमें। तो ये वो भाषाएं हैं जो प्रकृति में प्रत्यय जोड़ने के कारण प्रकृति के कुछ अंश में विकार या परिवर्तन होता है, तो वह भाषा श्लिष्ट योगात्मक कहलाती है। किंतु इसमें प्रत्यय की भी स्पष्ट रूप से प्रतीति होती है। जब अर्थ तत्व में संबंध तत्व मिलता है तो अर्थ तत्व में थोड़ा परिवर्तन होता है, लेकिन जो संबंध तत्व अर्थात प्रत्यय होता है वो भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। हम देख सकते हैं कि इसमें यह प्रत्यय अलग से जोड़ा गया है। ऐसी जो भाषाएं हैं वे श्लिष्ट योगात्मक कहलाती हैं। जैसे इसके लिए हम अपने हिंदी संस्कृत भाषा का उदाहरण देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत भाषाएं जो हैं वे श्लिष्ट योगात्मक की ही श्रेणी में आती हैं। जो संसार की मुख्य भाषाएं हैं वे सभी इस श्रेणी में आती हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो और भी भारत की कुछ भाषाएं जैसे बांग्ला भाषा हो, ये सभी भाषाएं श्लिष्ट योगात्मक में ही आती हैं। जैसे देखिए एक शब्द है वेद, इससे बना, इसमें प्रत्यय लगा करके वैदिक बना है,
तो देखिए जो प्रत्यय इक इसमें लगा तो थोड़ा सा इसमें वेद में परिवर्तन हुआ, ए की मात्रा की जगह ए हो गया। इसकी प्रक्रिया है संस्कृत में कि कैसे प्रत्यय लगने से ये वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो वैदिक, लेकिन प्रकृति में परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो इसमें प्रत्यय लगा है वो भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसे ही देखिए इतिहास से बना है ऐतिहासिक, तो इसमें भी देखिए इतिहास जो, हाँ बोलिए, इतिहास से ऐतिहासिक हुआ था, उसमें भी देखिए इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है प्रकृति में, लेकिन जो प्रत्यय है वो भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो इस तरह की अरबी भाषा भी है, उसमें भी बहुत से उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा परिवर्तन आया है एक प्रत्यय लगने से, कि इसमें जो ए की मात्रा थी वो ए को हो गई, यहाँ ई को ए हो गया, वृद्धि हो गई है, लेकिन दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहे हैं। कौन सा प्रत्यय लगा है हम ये भी बता सकते हैं। तो यह हुई श्लिष्ट योगात्मक भाषा। अब देखिए यह श्लिष्ट योगात्मक भाषा के दो भाग किए गए हैं, एक अंतर्मुखी श्लिष्ट और दूसरा है बहिर्मुखी श्लिष्ट। अंतर्मुख जानती हैं, अंतर्मुख मतलब जो अंदर होता है, बहिर्मुख जो बाहर से दिखाई देता है। अंतर्मुखी श्लिष्ट की क्या विशेषता है? जो जोड़े गए भाग है अर्थात जो प्रत्यय हैं वे मूल शब्द जो प्रकृति है उसके बीच में घुल मिल जाते हैं, अर्थात उसमें एकदम मिल जाते हैं, बीच बीच में भी मिल जाते हैं। तो लेकिन और जो संबंध तत्व होता है अर्थात जो प्रत्यय होता है वह स्वर, ज्यादातर उसमें स्वर लगा रहता है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं अरबी भाषा का, कि अंतर्मुखी श्लिष्ट भाषा है ये अरबी भाषा। देखिए क त ब, यह एक धातु है, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में धातु होती है जिससे कि शब्द बनाए जाते हैं, क्रिया शब्द बनाए जाते हैं, तो यहाँ अरबी भाषा की भी एक धातु है कतब। इसका अर्थ होता है, ये धातु लिखने के अर्थ में प्रयोग होती है। अब इस धातु से और भी अलग अलग शब्द बने हैं, जैसे देखिए कातिब लिखने वाला, किताब जो लिखा हुआ है, कुतुब किताबें मतलब किताबों का समूह, बहुत सारी किताबें। तो ये तीनों शब्द कतब धातु से बने हैं। और इसमें देखिए बीच बीच में जो है प्रत्यय जुड़ गए हैं जो कि स्वर युक्त है। आ, इधर ई जुड़ गया है तो कातिब हो गया है, यहाँ पर ई और त के बाद आ जुड़ गया है तो किताब हो गया है। कुतुब में क में उ और त में उ जुड़ गया है तो बहुत सारी किताबें हो गई हैं। तो देखिए कि यहाँ पर जो मूल तत्व है, प्रकृति है, जो अर्थ तत्व, उसमें जो प्रत्यय जुड़े हैं वो बीच बीच में घुल मिल गए हैं, उसमें बीच बीच में आ गया और ज्यादातर सभी स्वर के रूप में है। तो ये हुआ अंतर्मुखी श्लिष्ट, क्योंकि इसमें जो संबंध तत्व अर्थात प्रत्यय है वो बीच में आके मिले हैं, अंदर मिले हैं, प्रकृति के अंदर आकर के मिले हैं, इसलिए इसे अंतर्मुखी कहा गया है। अंतर्मुखी जानते हैं, जैसे हमें व्यक्तित्व के बारे में भी जब पढ़ते हैं तो कहते हैं इसका व्यक्तित्व अंतर्मुखी है, अर्थात यह अपने उसको स्पष्ट नहीं करता है कि कैसा है, वह अंदर ही अंदर रहता है, बहुत ज्यादा लोगों के सामने खुलता नहीं। वैसे ही ये अंतर्मुखी है भाषा। इसमें जो शब्द रचना हुई है उसमें प्रकृति में प्रत्यय जो है वो अंदर मिले हुए हैं, बीच बीच में मिले हुए हैं, तो यह अंतर्मुखी श्लिष्ट हुई। लेकिन फिर भी यह श्लिष्ट योगात्मक क्यों है? क्योंकि जब हम इसको देख रहे हैं तो सब पता चल जा रहा है कि कतब से बना हुआ है, कतब धातु इसमें दिख रही है स्पष्ट रूप से, कोई भी कतब का अक्षर जो है इसमें गायब नहीं हुआ है, सभी यहाँ पे उपस्थित हैं प्रत्यय लगने के बाद भी, इसलिए यह श्लिष्ट की कोटि में आती है। लेकिन चूंकि बीच बीच में मिले हुए हैं प्रत्यय, इसलिए यह अंतर्मुखी श्लिष्ट है। अब ये अंतर्मुखी श्लिष्ट के भी दो भाग किए गए हैं, उसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है, संयोगात्मक और वियोगात्मक। कुछ भाषाएं हैं जो जिसमें संयोग जुड़ा रहता है और कुछ भाषा जो है उसमें अलग अलग लगाए जाते हैं, जो संबंध होते हैं अर्थात प्रत्यय जो होते हैं वे सभी अलग अलग लगाए जाते हैं। तो इनको मैंने बस बता दिया आपको कि इसके भी दो भाग किए हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। तो अंतर्मुखी श्लिष्ट भाषा कौन सी भाषाएं हैं?
अरबी भाषा मुख्य रूप से है इसकी। और देखिए एक दूसरा विभाजन किया गया श्लिष्ट योगात्मक का, वह है बहिर्मुखी श्लिष्ट। तो नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जो है प्रकृति के बाद प्रत्यय का भाग आता है। इसमें भी प्रत्यय जुड़ता है, परिवर्तन होता है, लेकिन हमेशा प्रकृति के बाद जुड़ता है। इसके लिए देखिए सबसे अच्छी जो इसकी प्रतिनिधि भाषा वो हमारी संस्कृत भाषा है। यहाँ पर देखिए धातु है गम धातु, स्मृति प्रत्यय लगाया, यहाँ पे गलती हो गई है, गच्छन्ति नहीं होगा, गच्छति बनेगा। सही कर देती हूँ, गच्छति होगा यहाँ पर, ठीक है। तो गम में गम धातु है, इसका अर्थ होता है जाना, इसमें तिप प्रत्यय लगा है। तो देखिए ये थोड़ा बदली है, थोड़ा परिवर्तन हुआ है प्रकृति में प्रत्यय लगने के बाद, और प्रत्यय की भी जो है वो स्पष्ट रूप से प्रतीति हो रही है इसमें। तो यह श्लिष्ट योगात्मक भाषा की अंतर्मुखी श्लिष्ट भाषा का उदाहरण है, और प्रत्यय इसमें बाद में लगे हैं, इसीलिए इसको बहिर्मुखी श्लिष्ट कहा गया है, ठीक है। यह श्लिष्ट योगात्मक भाषा है संस्कृत, और प्रत्यय इसमें बाद में आया है, प्रकृति के बाद प्रत्यय लगा है, इसलिए यह बहिर्मुखी श्लिष्ट कहलाएगी। ऐसे ही देखिए बालक से बालकौ शब्द बना है, औ प्रत्यय लगा है बालकौ। ऐसे ही जितने सारे हमारे संस्कृत में सुप तिंग प्रत्यय इत्यादि लगा करके शब्द बनाए जाते हैं, सब बहिर्मुखी श्लिष्ट में आएंगे, सब में बाद में प्रत्यय लगता है। अब बहिर्मुखी श्लिष्ट को भी अध्ययन की दृष्टि से दो प्रकार से विभाजित किया गया, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक वे भाषाएं हैं इसके अंतर्गत जिसमें सहायक क्रिया या परसर्ग की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इसमें है संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता, जो प्राचीन भाषाएं हैं वे भाषाएं इसमें आती हैं। देखिए जैसे मैं संस्कृत, आप लोग पढ़ रहे हैं, संस्कृत का उदाहरण बता रही हूँ। जैसे हम बोलते हैं बालकौ, तो क्या हुआ, बालकों से हो गया, उसी में वचन भी आ गया, औ प्रत्यय लगने से दो बालक अर्थ निकल गया, या बालकेन, बालक के द्वारा, ये तृतीया विभक्ति में होता है बालकेन। तो इसमें क्या हुआ, के द्वारा जो ये कारक था, कारक का चिन्ह, वो उसी बालकेन में जुड़ा हुआ है, उसको अलग से हमने नहीं लगाया, इसीलिए इसको संयोगात्मक कहा गया है। अर्थात उसी में संयोग होता है, जो सहायक क्रियाएं होती हैं या फिर परसर्ग जो होते हैं वे सभी इसमें अलग से नहीं लगाए जाते, उसी में जुड़े रहते हैं। जैसे गच्छति, जाता है, जो है वर्तमान काल को बता रहा है, वह गच्छति में ही जुड़ा हुआ है, ती के द्वारा उसका पता चल रहा है, गच्छति वर्तमान काल से पता चल जा रहा है कि यह है लट्लकार का है, इसलिए यह वर्तमान काल की क्रिया है, उसमें अलग से नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन वियोगात्मक जो भाषाएं हैं उसमें परसर्ग क्रिया, सहायक क्रिया इत्यादि अलग से लगाया जाता है। जैसे आप हिंदी में देखते हैं कि बालक जाता है या बालक के द्वारा लिखा जाता है, तो यहाँ पे बालक अलग हुआ, उसके साथ हम के द्वारा लगा करके बताते हैं कि बालक जो है वह करण कारक है, या बालक खाता था, तो था जो सहायक क्रिया है उसको हम अलग से लगा रहे हैं, जबकि संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। और अंग्रेजी भी आप पढ़ते हैं तो उसमें भी हम अलग से लगाते हैं, सभी टेंस में वहां भी सहायक क्रियाएं होती हैं। अब देखते हैं ना, जैसे प्रेजेंट टेंस में इज है, एम है, आर है, ये सभी सहायक क्रियाएं अलग से लगाई जाती हैं उसमें, या कुछ प्रीपोजिशन भी लगाए जाते हैं अंग्रेजी में बताने के लिए, टू, फॉर, जो भी अर्थ बताना होगा तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। बांग्ला में भी ऐसे ही है। लेकिन संयोगात्मक जो भाषाएं होंगी, ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, अवेस्ता की भाषा, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें जो एक पद होता है उस पद के साथ ही सहायक क्रिया और सब लगी रहती है, उसको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप संस्कृत के वाक्य देख सकते हैं और हिंदी के वाक्य देख सकते हैं। तो ये हुई बहिर्मुखी श्लिष्ट भाषा। अब संयोगात्मक जो भाषा है, यही भाषा धीरे धीरे जो है बदलते हुई
वियोगात्मक में परिवर्तित हुई। देखिए संस्कृत से हिंदी भाषा बनी, क्योंकि धीरे-धीरे लोगों को बोलने में कठिनाई हुई या जो भी उनको हुआ, तो बाद में उन लोगों ने हमने धीरे-धीरे उसको अलग कर दिया, जो सहायक क्रिया या परसर्ग थी, उसको हम अलग से लगाना शुरू किए, तो इस तरह से परिवर्तित हो गई भाषा। तो इस समय जो है वियोगात्मक भाषाएँ बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं, संयोगात्मक भी हैं, और भाषा वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि वियोगात्मक भाषाएँ फिर से एक चक्र चलेगा और ये परिवर्तित हो करके फिर संयोगात्मक भाषाओं में परिवर्तित हो जाएँगी। तो इस तरह से आज ये हमने पढ़ा श्लिष्ट योगात्मक भाषा के विषय में। अंदर पहले मैंने नहीं बताया बहिर्मुखी। देखिए ये संयोगात्मक वियोगात्मक पूरा नाम नहीं है, इसको हम अगर स्पष्ट रूप से कहेंगे तो बहिर्मुखी संयोगात्मक और बहिर्मुखी वियोगात्मक इसको कहना चाहिए। अगर हम इसको कहें पूरी तरह से, मैं लिख देती हूँ इसको, बहिर्मुखी कहना। बस संयोगात्मक वियोगात्मक में कहने से नहीं समझ में आएगा, क्या कहना पड़ेगा हमें? बहिर्मुखी बहिर्मुखी संयोगात्मक और हाँ बहिर्मुखी हाँ वियोगात्मक। हाँ, अगर हम ऐसे कहेंगे तब स्पष्ट होगा कि ये कौन सा है। मैंने वैसे शॉर्टकट में लिख दिया, लेकिन इसको ऐसे बोलना चाहिए, बहिर्मुखी संयोगात्मक, बहिर्मुखी वियोगात्मक।